और साहब रफीक साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लाके मैंने लिख के भेज दिया है स्पीकर साहब। अगर इलेक्टेड वजीर आजमों को आप जेल में रखेंगे तो सिलेक्टेड की इज्जत कौन करेगा? Nobody can beat the experience of Sheikh Rashid, इंशाल्लाह। मैंने पहले भी कहा था कि जहाँ जो बुलाएगा वहाँ भी जाऊँगा, जो नहीं बुलाएगा वहाँ भी जाऊँगा। मैं सिंध का गवर्नर हूँ, मेरी मर्जी में जिधर जाऊँ। मुझे इसके लिए किसी सिंध गवर्नमेंट से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। आप समझते हैं इमरान खान साहब मुल्क ठीक चला रहे हैं? नहीं, ठीक नहीं चला रहे। वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम डीएनए में हाजिर है। हमारे साथ हैं खुशनूद अली खान और नाज़रीन मैं हूं अंजुम रशीद। नाज़रीन, आज गवर्नर स्टेट बैंक ने पाकिस्तान के बैंकों की शरह सूद में इजाफ़ा किया है। अब 25 पैसे का इजाफ़ा किया, अब इसलिए 10.25% जो है वो सूद हो गया। और आज वज़ीर आज़म ने जो है वो एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने जो है वो पाकिस्तान बनाओ के नाम से बॉन्ड जो है, सर्टिफिकेट जो हैं वो फ्लोट किए हैं और आज उनका इफ्तिताह किया है और बड़े ज़ोर शोर से उससे उन्होंने मुतालबा किया है गैर मुल्की तारकीन वतन से कि भाई वो इसमें इन्वेस्टमेंट करें और कम से कम $5,000 इसमें इन्वेस्टमेंट करें और ये ख़रीदें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने भी कुछ बातें की हैं और सानिया साहिवाल जो है वो नाज़रीन अब फिर एक नया रुख अख्तियार कर गया है, इस पर भी बात करेंगे। शेख रशीद साहब जो हैं वो PIC के मेंबर बने हैं और उन्होंने जो है वो धमकियाँ भी देनी शुरू की हैं और राना सनाउल्लाह ने भी इसका जवाब दिया है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे शरह सूद में इजाफे पर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो पाकिस्तान के एक बहुत ही स्कॉलर माहिर माशियात सलमान शाह साहब हमारे साथ हैं। शाह साहब, यू आर वेलकम। जी शुक्रिया। अच्छा खुशनूद अली खान, जरा आप बात का आगाज करें शाह साहब से बात का। शाह साहब, ये जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने जो शरह सूद बढ़ाई है, मेरा सवाल यह है कि रियासत मदीना, ये कहते हैं हम रियासत मदीना का मॉडल बन रहे हैं ये, तो रियासत मदीना में सूद कहाँ था और सूद वाली इकानमी कहाँ थी? ये रियासत मदीना की इकोनॉमी जो थी वो बहुत एक, जिसे कहना चाहिए एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, जिसमें हर किस्म के प्रॉपर्टी राइट्स भी थे और उधर आपकी बिजनेस और ट्रेड के लिए बहुत से असूल तय किए गए थे जो आज भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिन असूलों पे चलती है और सरमायाकारी की भी तमाम फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स भी मौजूद थी और वो ज़्यादातर जो थी वो इश्तराक के बेसिस पे इकोनॉमी चलती थी, जो कि आप प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें और जेन्युइन प्रॉफिट शेयरिंग पे वो चलती थी। और आज आपको पता है कि डेट क्राइसिस दुनिया में जब से आया है तो प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर खासी तहकीक भी हो रही है और इस्लामिक जो निज़ाम के तहत सकूक्स वगैरह चलते हैं उनके ऊपर भी खासी मार्केट डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा शाह साहब जी, शाह साहब शरह सूद में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हो गया? शाह साहब, शरह सूद में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है, अब पाकिस्तान में बिजनेस करना ऐसे लगता है मुमकिन ही नहीं रहा। ये मुझे जरा थोड़ी सी हैरत हुई है कि स्टेट बैंक ने ये स्टेप लिया है, क्योंकि अभी पिछले दिनों ही हमने एक इंसेंटिवाइज की है प्राइवेट सेक्टर को, उनको मराहत दी गई हैं, उनके लिए पैकेजेस आए हैं, एक्सपोर्ट के पैकेजेस आए हैं, इन्वेस्टमेंट के पैकेजेस आए हैं और इन्वेस्टमेंट के ऊपर खासी आपने दी हैं मराहत इन द सेंस के सारे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज़ीरो रेटिंग की है। और उसके बाद अगर फिस्कल पॉलिसी आपकी ये थी कि इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है तो आपने मॉनेटरी पॉलिसी में आके उसका उलट कर दिया, आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल सारों की बढ़ा दी, जबकि
इन्फ्लेशन जो है, जो कम से कम स्टेट बैंक के नंबर्स हैं उसके ऊपर बेसिस पे किया जाए तो हमारी शरह सूद या कॉस्ट ऑफ मनी जो है अभी भी पॉजिटिव है। वो इन्फ्लेशन जिस रेट पे चल रही है उससे रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है। तो आई थिंक इस वक्त ये काम करने की मुझे तो समझ नहीं आई, अदर देन के वो जो थोड़ा सा यूफोरिया बना था पिछली इन्वेस्टमेंट पैकेज का, उसमें थोड़ी सी पिन मार के उसको खराब किया जाए। तो इन्वेस्टमेंट और तरक्की, ये एक बुनियादी बात यह है, पहला मेरा जो सवाल था उसमें सिर्फ एक फिक्रा मैं यानी जो हमारे यहाँ मौजूद है तारीख से, वो ये है कि सूद तो हराम है। और दूसरा मुझे ये बताइए कहीं ये ना हो कि हम इनकी कहानियाँ सुनते रहे और थ्योरियाँ सुनते रहे और मुल्क दिवालिया हो जाए या मुल्क मुआशी तौर पर फिजिबल ना रहे। कहीं ये तो नहीं होगा अचानक पता चले कि फटाई नीचे से निकल गया है, ये सूरत हाल तो नहीं होगी? क्योंकि ये रोज़ाना अपना बयान बदलते हैं, रोज़ाना अपनी थ्योरीज भी बदलते हैं। नहीं, एक चीज तो बड़ी जाहिर है यहाँ है कि जब ये हुकूमत आई है तो बहुत बड़ा एक फाइनेंसिंग गैप इसने देखा है इसके सामने, और वो डॉलरों में बहुत बड़ा फाइनेंसिंग गैप था। वो तकरीबन 30 अरब डॉलर इनको फाइनेंस करने के लिए ज़रूरत थे, जिसमें तकरीबन 18 अरब डॉलर तो करंट अकाउंट डेफिसिट है और उसके साथ साथ 8 से 10 अरब डॉलर आपने कर्जों की अदायगियाँ करनी थी। तो वो सारा अमाउंट जो है वो, और रिजर्व्स आपके पास सिर्फ 4 हफ्ते के 5 हफ्ते के रिजर्व्स थे, तो वो जाहिर नजर आ रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। पाकिस्तान अपने जितने भी उसने मायदे किए हुए हैं बुरे में मुल्क पेमेंट्स जो करनी है वो करने में नाकाम हो जाएगा, और उसकी वजह से जो डिस्ट्रप्शन होती है वो हमने देखा है कि इकॉनमी श्रिंक करती है। अगर आप दूसरे ममालिक देखें जहाँ पे इस तरह की डिफॉल्ट सिचुएशन आई है तो वो इकॉनमी जो है वो बढ़ने की बजाय नेगेटिव हो जाती है। और पाकिस्तान तो यहाँ शाह साहब इकॉनमी ने श्रिंक नहीं किया, हर बंदा तंग है, उसका माशी मामला हल नहीं हो रहा, उसके मसाइल बहुत है, महंगाई, लोग रो रहे हैं, क्या ये? एक मिनट मेरी बात प्लीज आप सुन लें। और ये जो अभी अरेंज हो गई है फाइनेंसिंग, आपकी सऊदी अरेबिया, आपकी यूएई, चाइना, टर्की, जो ये है कतर और मलेशिया, ये तमाम ममालिक ने आपको बड़ा सपोर्ट किया। और सो आई थिंक उसकी वजह से एक आपको ब्रीदिंग रूम मिला था, जिसमें आपने एक इंसेंटिव पैकेज दिया था इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि पूरे पाकिस्तान के सब चैम्बरों ने उसका वेलकम किया, और बिजनेस और एंटरप्रेन्योरियल क्लास जो थी वो इन्वेस्टमेंट की तरफ माइल हो रही थी। और उसमें अब आके सडनली आपने 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दी है रेट, जबकि पहले आप ऑलरेडी 2.5-3% तो पहले ही आप कर चुके थे, डिवैल्यूएशन भी आप कर चुके थे, जो मेजर चीजें करनी थी वो तो आप कर चुके थे। और इन्फ्लेशन बिकॉज ऑयल प्राइसेस जो है वो नीचे हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी कम थी, तो इस वक्त कोई तुक नहीं बनता था। लेकिन बहरहाल जो सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान कहीं नीचे से फर्श तो नहीं निकल जाएगा, नहीं, आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई बात होगी। शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट इस वजह से रुकेगी? जी डेफिनेटली, आई थिंक क्योंकि ग्रोथ का तो पहले ही जब इतनी अनसर्टेनिटी पैदा हो जाए कि एक इकॉनमी जो है वो अपने आप को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में से नहीं निकाल सकेगी, तो ग्रोथ तो उसी वक्त गायब हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। सलमान शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाजरीन को इस अहम इशू पर एनलाइटन। नाजरीन, आपने सुना कि सलमान शाह साहब क्या कह रहे थे। खुशनूर खान, ये जो गवर्नर स्टेट बैंक ने जो इकदाम किया है और जो शाह साहब ने भी कहा है, ये तो पाकिस्तान की जो मईशत है वो तरक्की करने की बजाय वो तो मईशत
रुकती नजर आ रही है, वो तो झटके नजर आ रहे हैं। ये कह रहे थे कि हमने अच्छा अरेंज देखो, कर लिया। मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, हाँ। मैं तो माहिर माशियात नहीं हूँ। मेरा एक सवाल है जो मैंने शाह साहब से किया था कि ये जो रियासत मदीना जिसको ये कह रहे हैं, सिंबॉलिकली चलो कह रहे हैं, रियासत मदीना में सूद कहाँ था, और रियासत मदीना में फिर आप शरह सूद बढ़ा रहे हैं और इसको कह रहे हैं कि जी रियासत मदीना जो है उसमें ये बढ़ा दिया आपने। बेसिक बात यह है कि रियासत मदीना और सूद, रियासत मदीना और शरह सूद, इनका आपस में क्या ताल्लुक है? मैं तो झटकी बात कह रहा हूँ कि आपने रियासत मदीना कह के और आप ऐसा काम करते हैं। मैं इस पर क्या कहूँ कि शाह साहब कह रहे हैं कि इकॉनमी श्रिंक कर रही है या करेगी इसकी वजह से। अच्छा, मैं तो माहिर मईशत नहीं हूं, मैंने पहले कहा है। फिर आप और देखें, जरा मुझे बात करने दीजिएगा। आपने हज पर सब्सिडी खत्म की है, हज पर सब्सिडी खत्म की है और खर्च 1,56,965 रुपए बढ़ाया है। खुशनुद्दीन खान एक मिनट, मेरा आपसे सवाल खान है, एक मिनट मेरी बात सुन लो। यार एक सेकंड, मुझे पता था आप बोलेंगे, मुझे पता था आप बोलेंगे, सुन तो लो यार, मुझे बात तो करने देना। मेरी जान एक बात सुन ले कि सब्सिडी पहले भी नहीं थी हज पे। मेरी बात तो सुन ले, हाँ। मेरी बात तो सुन, मुझे पता था आप रोकेंगे, आप मुझे बात पूरी नहीं करने देते, आप मुझे और तरफ लगा देते हैं। मैंने बड़े इंपॉर्टेंट सवाल, आप अपनी थ्योरी पहले झाड़ लें, फिर मैं उसके बाद आ जाता हूं, मैं बात करूंगा। आप ये कह रहे थे कि हज पे सब्सिडी खत्म कर दी है। मैं ये कह रहा हूं कि आप हज पे जाते रहे हैं, हज पे जो है वो पाकिस्तान सब्सिडी पहले भी नहीं दे रहा था। ये एक तजवीज थी, मेरा ख्याल है कि सब्सिडी दी जाए। आपको तो सबसे ज्यादा पता है, आप तो हज पे जाते रहे हैं और आपने कई हज भी किए हैं। तो सब्सिडी इंडिया देता है, पाकिस्तान तो नहीं देता। यार एक मिनट, जरा एक मिनट, सब्सिडी क्या होती है? अनाउंस्ड होती है या अनअनाउंस्ड होती है? लेकिन हम तकरीबन पैसा खर्च करते थे 1,56,965 या 765 रुपए हर हाजी पर, और वो अनअनाउंस्ड करते हैं आप मुझे चलें, यही बात मैं आपकी ले लेता हूं। मुझे यह बताइए, हम बड़े खिलाफ हैं इंडिया के और हम कहते हैं ये बुत परस्त है। वो बुत परस्त तो अपने हाजियों को सब्सिडी दे रहे हैं, और हम जो इस्लाम पसंद है, इस्लाम का थम है हमारी, हम कहते हैं हर बात में जी पाकिस्तान जो है वो इस्लाम का किला, और किले में जो लोग मदीने जाना चाहते हैं, कितना बड़ा गजब है कि मदीना देखने पर आपने पैसे बढ़ा दिए हैं और कह रहे हैं रियासत मदीना। यार खुदा का खौफ करो, रियासत मदीना कहना बंद कर दो। फिर मैं आपको एक और बात कहता हूं, यार जो रियासत मदीना थी वो तो फलाई रियासत थी ना, वहां जजिया लेते थे यहूदियों से, लेकिन जजिए के बदले में उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते थे। अब हमारे यहाँ क्या है, हमने 133%, अंजुम रशीद अपना बिल देख लो घर का, हाय 133% गैस बढ़ा दी है, और पूछा नहीं लोगों से जिन्होंने आपको प्राइम मिनिस्टर बना के भेजा, और आप कह रहे हैं जी रियासत मदीना बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप देखें, आप करें सारे बुरे काम जो आप करें, आप करें, लेकिन रियासत मदीना कहना छोड़ दें। आप मुझे ये बताएं, रियासत मदीना का कोई बच्चा गरीब था या अमीर, वो नाश्ते के बगैर जाता था? इनकी रियासत मदीना में सुबह बच्चे बगैर नाश्ते के जाते हैं, क्योंकि इन्होंने, रियासत ने जिस चीज का ये बिल ले रहे हैं, मुफ्त नहीं दे रहे, बिल ले रहे हैं, वो नहीं देते गैस, और बच्चे जो हैं वो भूखे जाते हैं। अंजुम रशीद बच्चे बगैर नाश्ते के जाते हैं, ये इनकी रियासत मदीना है। और मेरा तो एक सवाल है, अगर इस रियासत में लोग बड़े बड़े वकील हैं और बड़ी बड़ी फीसें हैं, मैं एक बात पूछता हूं, मैं बिजली का बिल देता हूं, मैं गैस का बिल देता हूं, और अब 133% ज्यादा देता हूं, मुझे गैस नहीं देते, जब दिल करता बंद कर देते हैं। मैं मुसलमानों की रियासत में रहता हूं, मुसलमान पानी बंद कर देते थे, मुसलमान गैस बंद कर देते थे, मुसलमान जो है वो बिजली बंद कर देते थे। खुशनुद्दीन खान, आपने एक जुमले में बात खत्म कर दी। पूरे मैं लाहौर में जहां भी गया हूं, जिससे भी बात की है, लोग मातम कर रहे हैं कि जिसका 2000 का बिल आता था, जिसका
1,000 का बिल आता था, उसको 12,000 का, 35,000 का, 40,000 का बिल आया। आपको अंदाजा ही नहीं है। इन्होंने इमरान खान को रोजाना कहते हैं कि जी बड़ा रियासत मदीना का वजीर आजम है, मुझे ये बता दे जो बिल नहीं दे सकता वो अगर हज पे चले गए या उमरा करने झोलियां उठा उठा के दुआ मांगेगा? क्या रियासत मदीना है? और बकरे के पैसे अलग देने पड़ेंगे जो रशीद, बकरे के पैसे। आप मुझे कह रहे हो भाई आप पहले जरा सुन लो, आप कहते थे मक्के और मदीने जाते हो, मैंने 103 उम्रे किए हैं लेकिन मुझे पता नहीं चलता था, रोजमर्रा के खर्च से इतने पैसे थे कि निकाल लेता था 5 हज की। ये अब मुझे एक हज जो है, एक हज वो इतना भारी लगता है, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, पता नहीं। आपको मैं बताऊं, मोदी इस मुल्क पर हमला कर देगा, इस मुल्क पर ये बैठे हैं किसी और में, वो अपना इलेक्शन जीतने के लिए कर देंगे, ने कोई होश नहीं है, ये लोगों के साथ नहीं चल रहे, ब्रेक है और ब्रेक के बाद चल रहे बात हैं, करेंगे। लोग इनकलाब ले आएंगे। जो खुशनुदी खान कह रहे हैं सुई गैस के ऊपर भी, और जो है वो वजीर आजम ने ऐलान किया है कि वो गैर मुल्कियों को बॉन्ड बेचेंगे, सर्टिफिकेट बेचेंगे, और गैर मुल्कियों से कहा वो अपील करें। नाज़रीन, गैर मुल्की क्या करेंगे तारकीन वतन पाकिस्तानी, हमारे साथ रहिएगा, छोटी सी ब्रेक है। पाकिस्तान की जो कर्ज़ों पर और बैंक के कर्ज़ों पर शरह सूद में जो इजाफा हुआ है, उस पर खुशनुदी खान हमारे साथ मुल्क के मारूफ सनतकार एजाज गौहर साहब जो एप्टमा के लीडर हैं वो हमारे साथ हैं। हम एजाज गौहर साहब, हमें ज़रा बताइए कि ये गवर्नमेंट तो ये एक तरफ तो ये कह रही है कि इन्होंने एक्सपोर्ट के लिए, इन्होंने सरमायाकारी के लिए, इन्होंने इंडस्ट्री के लिए बेतहाशा सहूलतें फराहम कर दी हैं, दूसरी तरफ इन्होंने जो है शरह सूद में जो है वो 10.25 इजाफा कर दिया है, 25.25 का इजाफा किया। पहले 8 से इन्होंने 7.5 से जो है वो 10 किया था, अब 10.25% कर दिया। तो इससे आप क्या समझते हैं कि इंडस्ट्री किस तरह से मुतासिर होगी? देखिए, इस वक्त जो है मैं ये कहूँ कि गवर्नमेंट जो है वो ग्रिप करने की कोशिश कर रही है, जो है वो अपनी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को, और उसमें फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में जो है वो इंटरेस्ट रेट का जो है वो बहुत बड़ा रोल होता है। इंटरेस्ट रेट का रोल क्यों होता है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल सनत लगानी है नहीं, तो अगर मेरा सूद का रेट 10.25%, अगर सिर्फ स्टेट बैंक ने एक बेस रेट रखती है तो कोई भी कमर्शियल बैंक उसको 2 या 2.5% से कम उससे जो है वो पैसा सनतकार को या किसी भी ने पैसा लेना है उसको इससे कम नहीं देगा। तो पैसे की वैल्यू 13% जो है आज हो गई सूद का रेट, इफेक्टिव रेट 10.25 नहीं, इफेक्टिव रेट 13% बन जाएगा। अब अगर 13% इफेक्टिव रेट हो तो सनत नहीं लग सकती, क्योंकि सनत जो है वो तभी लग सकती है जब आप दुनिया का इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में जो है वो इनवेरिएबली इम्प्लीमेंट करेंगे। और दुनिया का सूद का रेट इस वक्त कहीं भी दुनिया में जो है वो 5% से ज्यादा किसी जगह सूद का रेट नहीं है। तो हमें दोबारा से जो है जिस वक्त हुकूमत का कंट्रोल अपनी फिस्कल एंड मॉनेटरी जो है वो पॉलिसी पे कंट्रोल मुकम्मल होगा। मुझे उम्मीद है कि हुकूमत चाहती है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो और हुकूमत चाहती है कि हमारी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो, बट इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट 5% सूद के रेट से ज्यादा पे नहीं हो सकती। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो इस वक्त 80% पैसा जो बैंकिंग सिस्टम में है या बैंकों के पास मौजूद है, वो 80% पैसा हुकूमत पाकिस्तान ने लिया हुआ, उसका प्राइवेट सेक्टर ने वो पैसा नहीं लिया हुआ। तो हुकूमत ने अगर पैसे का सूद का रेट 7% का बढ़ा के जो है 10.25% कर दिया है, तो उसने खुद अपनी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जो है 3.25% बढ़ा दी है। तो अगर वो हुकूमत जो है अगर पिछले साल मैं अगर नंबर दे दूं तो 1.2 ट्रिलियन या 1,20,000 करोड़ रुपए सूद देती थी, तो वो अब नए इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो 2 लाख करोड़ रुपए सूद देगी या 2 ट्रिलियन देगी। इसका मतलब है 800 बिलियन रुपया जो पैसा लोगों की फलाह पे खर्च हो सकता था, 800 बिलियन रुपया जो लोगों की जो है वो हेल्थ केयर पे खर्च हो सकता था, 800 बिलियन रुपए डेवलपमेंट में खर्च हो सकता था, एक्सपोर्ट के लिए जो है वो उसको जो है वो डिफरेंट पॉलिसीज में ला सकते थे, डैम में खर्च हो सकता था, वो 800 बिलियन हुकूमत जो है वो बैंकों को ज्यादा सूद देगी। तो माय पॉइंट ऑफ व्यू है कि सूद ज्यादा रखना हमारे मुल्क के लिए सूदमंद नहीं है। सूद ज्यादा रखने का हमारे मुल्क में
तब उस वक्त कंट्रोल होता जब हमारे मुल्क में बोरिंग प्राइवेट सेक्टर ने या कंज्यूमर्स ने की होती। अगर कंज्यूमर जैसे अमेरिका जैसे मुल्क में, यूरोप जैसे मुल्क में कंज्यूमर में हर चीज जो है वो क्रेडिट कार्ड से या कंज्यूमर पे चलती है, वो हर आदमी ने अपना घर जो है वो मॉर्गेज फाइनेंस किया होता है, हर आदमी ने अपनी जो है गाड़ी मॉर्गेज फाइनेंस या लीज फाइनेंस की होती है, हर आदमी ने जो अपने बच्चों की स्कूल और कॉलेज की फीस भी बोरो करके की होती है। तो उधर जब इंटरेस्ट रेट आप बढ़ाते हैं तो वहां पे महंगाई और इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो पैसा 80% हुकूमत पाकिस्तान ने लिया हुआ और जो बाकी 20% पैसा प्राइवेट सेक्टर या सनत ने लिया है वो सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए लिया। और अगर वो वर्किंग कैपिटल का पैसा या हुकूमत ने जो पैसा लिया है उसका सूद का रेट बढ़ा रहे हैं, उससे इन्फ्लेशन या महंगाई नहीं कंट्रोल हो सकती, उससे बल्कि महंगाई होती है क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा बन जाता है। तो मेरा बार बार ये, मैं हमेशा इसका बिलीवर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो सूद का रेट बढ़ा के हम ये देते हैं कि हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करने जा रहे हैं, जो कि किताब में लिखा है, जो टेक्स्ट बुक में लिखा है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कीन्स और रदरफोर्ड ने जो इकोनॉमिक थ्योरी दी थी कि जनाब आप इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, वो भी मेरे ख्याल में जो है वो अपनी कबर में भी इस वक्त करवट ले रहे होंगे कि ये पाकिस्तान के लिए नहीं बनाई थी हमने, जहाँ पे 80% पैसा हुकूमत ने बोरो किया हो। तो उन इकोनॉमीज के लिए है जिसमें 80% पैसा प्राइवेट सेक्टर या डोमेस्टिक कंज्यूमर ने बोरो किया। हमारे मुल्क में ये जो है वो इट इज काउंटर प्रोडक्टिव टू डेवलपमेंट, इट इज काउंटर प्रोडक्टिव टू इन्वेस्टमेंट, और हमारे मुल्क में इसकी फिस्कल स्पेस कम हो रही है। हमें किसी सूरत में भी जो है ये टेक्स्ट बुक पॉलिसी नहीं फॉलो करनी चाहिए और हमें इसको पॉलिसी को पाकिस्तान के जो है वो इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को सामने रखते बनाने की जरूरत है। और ये फिस्कल स्पेस हमें चाहिए कि मुल्क के अंदर सूद का रेट 5% हो ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो हुकूमत की बोरिंग है उसमें उसके पास पैसा, उसका फिस्कल स्पेस आ। जी खुशबू अली खान। देखिए गौहर एजाज साहब, आपने बहुत सारी बातें की, शायद मैं उस तरफ तो नहीं जा रहा। एक तो क्या ऐसे नहीं होगा कि अगर हुकूमत ने अपना कुछ पैसा सनतकारों को दिया हुआ है और शरह सूद बढ़ने से क्या इस बात का इम्कान नहीं है कि हुकूमत का वो पैसा डूब जाए? दूसरी बात यह है कि उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट तैयार होगी वो गैस महंगी है, बिजली महंगी है और फिर शरह सूद बढ़ जाएगी तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला नहीं कर सकेगी। और बहुत सारे सवालात हैं जो ये बता रहे हैं कि सनत तरक्की नहीं कर सकती। नहीं खर्शू साहब, मैं थोड़ा सा आपको इसमें करेक्शन कर दूं कि एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट रीफाइनेंस दिया जाता है और एक्सपोर्ट रीफाइनेंस का जो रेट है वो उसका डिस्काउंट रेट के साथ तल्लक नहीं है। उसको हुकूमत ने बड़ी समझदारी से हमेशा से एक्सपोर्ट रीफाइनेंस का रेट दुनिया के रेट के बराबर रखती है। अब ये पैसा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए, इस वक्त इंडस्ट्री में कहीं पिछले 10 साल से नई सनत नहीं लगी, कोई ग्रोथ नहीं ली। और जो आपने जो बात की कि ये हुकूमत का पैसा डूब या बैंक, हुकूमत का कोई सिवाय नेशनल बैंक और बैंक ऑफ पंजाब के अलावा कोई हुकूमत का बैंक नहीं है इस वक्त। 90% प्राइवेट सेक्टर के अंदर बैंकिंग जा चुकी हुई है। तो वो प्राइवेट सेक्टर आप और जो है मेरे जैसे लोग जो है वो अब प्राइवेट सेक्टर लोगों से बोरो करते हैं, ये हुकूमत से नहीं बोरो करते। नंबर 2, ये पैसा इस वक्त जो है वो इस्तेमाल जो है वो किसी जगह पे भी इंडस्ट्री की फिक्स्ड एसेट में नहीं हुआ कि डिफॉल्ट हो जाएगा, वो सारा पैसा वर्किंग कैपिटल में पैसा है। तो जो बोरिंग मैंने कहा कि टोटल बोरिंग पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर में जो पाकिस्तान का आज डिपॉजिट से 16 ट्रिलियन रुपए पाकिस्तान के डिपॉजिटर का पैसा है या बैंकिंग सेक्टर में है, तो टोटल प्राइवेट सेक्टर की बोरिंग 4 ट्रिलियन भी नहीं है, मतलब 20 या 25% भी नहीं है टोटल बोरिंग। और वो तमाम बोरिंग वर्किंग कैपिटल, जिसमें मैंने कहा कि उन्होंने गन्ने की जो है शुगर मिलों ने गन्ना खरीद के लिया, कॉटन की मिलों ने कॉटन खरीदी, स्टील वालों ने स्टील का रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, ऑटोमोबाइल, ये सिर्फ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए चल रहा है। ये कोई लॉन्ग टर्म एसेट फाइनेंसिंग इस वक्त मुल्क में इंडस्ट्रियल पिछले 10 साल से सनत लगी ही नहीं है। तो इसलिए इंडस्ट्रियल जो है वो डिफॉल्ट या इंडस्ट्रियल का जो है कि ऊपर इस वक्त तो हम इस मोड में जा रहे हैं कि नई सनत लगे, और नई सनत तब लगेगी जब आप दुनिया के बराबर हमारे यहाँ सनत का लिए नई सनत लगाने के लिए सूद का रेट करेंगे। मगर उससे भी ज्यादा बड़ी बात क्या है कि सूद, सारा पैसा तो हुकूमत ने बोरो किया हुआ। 100 रुपए अगर बैंकिंग सिस्टम में है
तो आसान शब्द में बोलूं कि 80 रुपए हुकूमत ने दिए हुए, तो अगर 80 रुपए हुकूमत ने लगे दिए हुए तो उसमें उसका सूद का रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा, महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? महंगाई तो नहीं कंट्रोल हो सकती उससे। तो जो किताब में लिखा है कि आप सूद का रेट बढ़ाएंगे तो महंगाई कंट्रोल होगी, तो महंगाई में ये बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूँ कि जो ये पॉलिसी है, ये टेक्स्ट बुक पॉलिसी इकोनॉमिक जो थ्योरी है वो पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए नहीं है जहाँ पे 80% पैसा हुकूमत ने बोरो किया। जहाँ पे हुकूमत की बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाए, उसका फिस्कल स्पेस कम हो जाए, वो फिस्कल स्पेस तो हुकूमत को इस वक्त चाहिए कि हुकूमत जो है वो पैसा डेवलपमेंट में खर्च करे, हेल्थ केयर में खर्च करे, एजुकेशन में करे, हाइडल के डैम्स बनाए, और वो अगर वो पैसा 800 बिलियन रुपए, जो मैं डॉलरों में बोलूं तो 6 बिलियन डॉलर के बराबर पैसा बन जाता है, वो हमने सूद के रेट में पिछले साल के मुकाबले में इस साल ज्यादा कर दिया। तो सूद का हमें मुझे उम्मीद है, असद उमर साहब समझदार आदमी है और जो है स्टेट बैंक गवर्नर भी जो है वो बिल्कुल इन लाइन जो है इस वक्त जो है गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं। मेरे ख्याल में जो ग्रिप है वो इकोनॉमी पे आनी शुरू हो गई है और मैं समझता हूँ कि ये 6 महीने के अंदर अंदर हम दोबारा देखेंगे कि जो है इंटरेस्ट रेट्स वो दोबारा से नीचे लाने की तरफ जाएंगे। इजाज गौहर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाजरीन को एनलाइटन किया और उन्हें हकायक से बताया। अच्छा खुशबू खान, अभी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आज इमरान खान साहब ने जो तकरीर की है उसमें जो तारकीन वतन से मुतालबा किया है उसका क्या मतलब है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जाने से पहले मैंने कहा था कि हम इमरान खान साहब पे बात करेंगे, लेकिन सानिया साहिवाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। एक अजीब मोड़ आ गया है कि CTD के जिन्होंने कत्ल किया था 4 अफराद को, आज वो खुशनुदी खान मुकम्मल तौर पर मुकर गए हैं कि हमने तो फायरिंग की ही नहीं। देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि ये केस को हशप कर देंगे, ये केस को ख़त्म कर देंगे। आज पुलिस ने अपना काम पूरा कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये हमने नहीं, ये इनके अपने ही साथियों ने जो दहशतगर्द थे और जो इनके साथ थे और इनके साथ साथ थे, उन्होंने फायरिंग की है मोटरसाइकिल पे और ये उसकी वजह से मरे हैं। देखिए, एक बड़ी सिंपल बात है, ये एक बयानिया तैयार कर रहे हैं कि जीशान दहशतगर्द था, हमसे ये गलती हुई कि हमने दूसरों को नहीं देखा, ऐसी जगह नहीं देखा, लेकिन गोली हमने चलाई नहीं, हमारे हाथों तो ये मरे ही नहीं। मतलब कल एडिशनल होम सेक्रेटरी मानता है कि हाँ हमसे ये गलती हुई और आज पुलिस कहती है कि नहीं हमने तो इन पे गोलियां नहीं चलाई, वो तो इनके साथी थे जो मार के निकल गए। भाई वो मोटरसाइकिल जो वीडियोस थी उनसे कहाँ गायब हो गया, किधर चला गया? फिर अब ये उस गाड़ी की बात कर रहे हैं कि वो गाड़ी अदील हफीज की मिल्कियत थी और उसके साबिक मालिकों ने कहा है और ये है उसकी फलां चीज। देखिए, एक बड़ी सिंपल अंजुम रशीद बात है, सिंपल बात, ये जूं जूं झूठ बोलते जाएंगे तू ये धंसते जाएंगे। इसका एक हल है और वह हल रहमान मलिक बता रहा है। उसने आज सेनेट में कहा है, उसकी पहले कमेटी में कहा है कि जुडिशल कमीशन बना दो। अभी कुछ दिन, मसलन आप जिस दिन से वाकया हुआ है उस दिन से आज तक हम रोजाना प्रोग्राम कर रहे हैं ना, और जबरन कर रहे हैं इसलिए कि प्रेशर इतना है, चीजें इतनी हैं, लोगों का प्रेशर इतना है, तो हम लोगों से बाहर नहीं जा सकते। हम वो जुबान बोलेंगे जो लोगों की जुबान होगी। लिहाजा ये मेहरबानी करें, ये जुडिशल कमीशन बना दें, शायद को 2-4 दिन के लिए इसमें वक्फा आ जाए और शायद हक़ाइक़ जो है वही सामने आ जाए। खुशनुदी खान, पुलिस तो एक तवील अरसे से लोगों को कत्ल कर रही थी, लोगों पे तशद्दुद कर रही थी, लोगों पे ज्यादती कर रही थी, लेकिन अब एक तवक्को पैदा हुई थी कि इमरान खान ने कहा था कि वो पुलिस में इस्लाहात लाएंगे, वो पुलिस को गैर सियासी बनाएंगे, वो पुलिस को इंसान दोस्त बनाएंगे, वो पुलिस को बेहतर करेंगे। इमरान खान के बारे में मैंने कहा कि इमरान खान खुद कैदी हो चुका है एस्टेब्लिशमेंट का, वो तो उससे अवाम से कोई रिश्ता ही नहीं रह गया। आप मुझे बताएं, अभी थोड़ी देर पहले आप और मैं जो बात कर रहे थे, आपको मैं तो कह रहा हूं 133% असूलन, मसलन आप खुद बता रहे थे वक्फे में कि आपके घर का बिल 1 या 2 हजार था और अब 12 हजार आया, तो ये 600% बढ़ गया ना।
600% बढ़ गया, यानी 2 का 4 हो जाता तो हम कहते हैं अच्छा यार 100% बढ़ गया, ये तो 600 बढ़ गया है। अच्छा, इमरान खान का कोई रिश्ता नहीं रह गया, उसे ये पता ही नहीं कि मेरे मुल्क जो है उसके लोग जिंदा कैसे रहते हैं। इन्हें तो वो खुलफा का दौर और बाद का दौर भूल गया है, जिसमें खलीफतुल मुस्लिमीन अपनी कमर पर गन्नम लाद के बेवा औरतों को और गरीब औरतों को और गरीब लोगों के घरों में गन्नम पहुंचाते थे। इमरान खान को तो पता ही नहीं बाहर हो क्या रहा है। इमरान खान तो पता ही नहीं कि अब जो मैंने कई दफा इस प्रोग्राम में कहा कि औरतें जिस्म बेच के थक गई हैं और बच्चे नहीं पल रहे, पता नहीं क्या कौन सी हुकूमत करे। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसमें जो मैं खाना जंगी कहता था और आप नहीं मानते थे, आप देखें हालात आहिस्ता आहिस्ता किस तरफ जा रहे हैं। ये नवाज शरीफ और जरदारी को अंदर करने के चक्कर में है। अच्छा, वो अगर करना चाहते हैं तो मैं तो कमजोर आदमी हूं, मैं तो नहीं रोक सकता, ना आप रोक सकते हैं, लेकिन एक अल्लाह ताला का मंसूबा होता है, एक बंदों का मंसूबा होता है। ये कुछ और ही मंसूबा है। इनकी हुकूमत कहीं खड़ी नहीं हो रही, इनकी हुकूमत के पांव जमीन पे नहीं लग रहे। अब जो तो ये क्या करेंगे, किसी का अंदर करेंगे लोग, इनके साथ पता नहीं क्या करेंगे। अभी तक पुलिस ने जो है वो बंदूकें ही अभी फ्रांसिक लेबोरेटरी को नहीं दी हैं जिन बंदूकों से फायरिंग हुई थी, और अब ये वो बंदूकें देंगे, उसमें कारीगरी करनी है। वो अगर बंदूकें आ गई तो गोलियां जो है अब वो गोलियां जो है वो और डालेंगे, या गोलियां जो है उसके मुताबिक राइफलें नहीं देंगे। अब वो राइफलें दूसरे, वो कहेंगे हमारे पास तो ये राइफलें थी, तो ये गोलियां तो इसमें से चल नहीं सकती। इनका पुलिस जो चाहे कर ले। ये जो कत्ल है ना, ये नामालूम चले गए हैं। और आज सिराजुल हक कह रहा था कि जिन हुक्मरानों के दौर में कोई कत्ल नामालूम हो जाए तो वो हाकिम के सर होता है। सिराजुल हक साहब तहरीक इस्लामी और जमात इस्लामी के सरबराह है, जो इमरान खान के बहुत साथी रहे हैं, गर्विदा रहे हैं। इमरान खान ने पासबान के साथ और जमात इस्लामी के साथ मिलकर अपनी जदोजहद की है। वो जो कह रहे हैं उन्हें सुन लें, उन्हें बुला लें, उनसे पूछ लें। ये इमरान खान की जो शोहरत है उसको कम से कम कर रही है पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा खुशनुद्दीन खान, जो हालात पैदा हो गए वो अच्छे नहीं है। खुशनुद्दीन खान, हमें सेनेट से मुतालबा करना चाहिए कि सेनेट की जो पेट्रोलियम की और गैस की जो कायमा कमेटी है वो ये सुई नॉर्दर्न वालों को बुलाए और पता करे कि जिसके घर में जो है वो 3,000 का बिल आता था, 35,000 का, 40,000 का, 12,000 का, इतना बड़ा बिल क्यों है? लोग पूरा शहर तड़प रहा है। खान बिल जलाते थे। अगर बिल जलाने की तारीख लोगों में शुरू हो गई तो क्या हाल होगा? इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। और किसी को नहीं देखो, आप इमरान खान को देखो। इमरान खान ने पिछले दौर में खुद बिल जलाए या जलवाए। अब लोग क्या करेंगे? उनकी तरफ देखो, सेनेट की कमेटी ने क्या करना है। लेकिन अब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि अवाम तड़प गए हैं कि उनके बस की बात नहीं है कि एक गरीब आदमी जिसका जो है वो 500 रुपये बिल आता था, 1000 बिल आता था, उसको आपने 12,000 25,000 बिल दे दिया, कहां से अदा करेंगे? और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, पता तो चले कि भाई आप 1,000 का 2,000 कर दें, 3,000 कर दें, 4,000 कर दें, 5,000 कर दें, 12,000 लोगों का जीना दूभर हो गया है। लोगों का जीना दूभर हो गया। लोग पूछते हैं नवाज शरीफ जैसे चला रहा था, वो चला रहा था ना इस मुल्क को, हमें तो प्रॉब्लम नहीं था। आपने क्या किया? आप अपने सारे असासे तो बेच रहे हैं, आप अपने सारे असासे तो गिरवी रख रहे हैं। रियासत क्या होती है? रियासत असासों के साथ होती है। आप गिरवी रख रहे हैं, आपने मोटरवे रख दी, आपने अब रेलवे रखने लगे हैं और पता नहीं क्या क्या असासे आप रख रहे हैं। ना करें यार, मुल्क को मुल्क रहने दें। आप असासे तो गिरवी करें। छोटी सी ब्रेक है नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम बात के शेख रशीद साहब जो हैं वो पीएसी के मेंबर बन गए हैं और वो साथ में धमकियां भी दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है, वो क्यों मेंबर बने हैं और इसके क्या नताइज होंगे? नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, नजर ये आ रहा है कि अगला जो सियासी मैदान है, जो सियासी दंगल है, वो पीएसी का जो कौमी असम्बली की जो अकाउंटेबिलिटी कमेटी है, एहतसाब कमेटी जो है, वो उसके इजलास बना करेंगे, क्योंकि अब शेख रशीद साहब भी
शहबाज शरीफ को मुश्किल वक्त देने के लिए, उनको उनसे लड़ने के लिए या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए वो वहां जाना चाहते हैं और राना सनाउल्लाह भी जाना चाहते हैं। अब जरा सुने ये दोनों क्या कह रहे हैं और आपको अंदाजा होगा कि आइंदा इसके क्या नताइज बन सकते हैं। हजूर बैठूंगा भी और बैठने के आदाब भी सिखाऊंगा। मुझे पता है कि मैं इंतहा पसंद सियासतदान नहीं हूं। मैं बैठूंगा, अगर सुप्रीम का कोर्ट हार गया केस में फिर भी बैठूंगा, और एक तरफ वो होंगे 5 मिनट बाद 15 मिनट बाद इस डेस्क पे मैं आऊंगा। पिंडी का शैतान है, ये बड़ा ही दुनिया का घटिया तरीन इंसान है। ये सिर्फ वहाँ पे खुद से जाता है कि मैं वहाँ पे आके मियाँ शहबाज शरीफ को जो है वो एम्बैरस करूँगा। तो मैंने भी दरख्वास्त दी है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की है कि अगर ये पिंडी का शैतान जो है वो PAC का मेंबर बने तो आप भी मुझे मौका दें। खुशनुद्दीन खान, आपने देखा है कि शेख रशीद साहब जो हैं वो मुसलसल शहबाज शरीफ से टकराने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इसमें क्या नजर आया? मेरा आपसे एक सवाल है, उनको छोड़ दें, वो मेरे ख्याल है सारा हिसाब राना सनाउल्लाह और शेख रशीद में पूरा हो गया है। मैं ज़रा शेख रशीद साहब को कई मामलात की वजह से रियायत देता हूँ। मेरा एक सवाल है आपसे, मुझे ये बताइए कि अय्याज सादिक की जगह साद रफ़ीक को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मेंबर बनाना चाहती थी PAC का, उसे क्यों नहीं बनाया? हाँ, ख्वाजा साद रफ़ीक को भी वो मेंबर बनाना चाहते थे और अब राना सनाउल्लाह भी इसके मेंबर बनना चाहते हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि अगर शायद उन्हें भी पता होगा कि शेख रशीद जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं, या शेख रशीद साहब खौफजदा हैं कि शहबाज शरीफ विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं और वो उनसे भी रब्ता कर लेंगे जिनके बल पर जो है शेख रशीद साहब जो हैं वो अपने आप को ताकतवर समझते हैं। एक तो ये वजह ये है। दूसरी वजह वो ये है कि साद रफ़ीक को भी टफ टाइम देने के लिए अगर वो PAC में आते हैं तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जो हैं वो मुसलसल रहेंगे और वो मुसलसल जेल से और नैब से बाहर ही रहेंगे और वो ख्वाजा साद रफ़ीक को वापस जेल में और वापस नैब की कस्टडी में दबाए रखने के लिए स्पीकर ने कोशिश की है कि ख्वाजा साद रफ़ीक को ना आने दे और ख्वाजा साद रफ़ीक का रास्ता रोके। लेकिन ये स्पीकर साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नून को रिप्रेजेंट करते हैं। वो वहाँ इसलिए जाना चाहते थे कि उन्होंने शेख रशीद साहब की क्लास लेनी थी, या जहाँ रियायत देते हैं शहबाज शरीफ वहाँ उन्होंने रियायत नहीं देनी थी। अब राना सनाउल्लाह भी उम्मीदवार बन गए हैं। आप शायद इस हद तक ठीक कह रहे हैं कि एक मैदान जो है वो PAC बनेगा पार्लियामेंट का। लेकिन मैंने आपको अगले दिन भी कहा था, सवाल यह है कि जितने फसाद पड़ गए हैं, जितनी चीज़ें तकसीम हो गई हैं, हुकूमत कानून साजी नहीं कर सकती, तो इसके नतीजे में क्या होगा? मैं फिर आपको कह रहा हूँ, इस मुल्क में सदारती निज़ाम आ जाएगा और बहुत जल्दी आ जाएगा। आज मैं आपको एक और बात बताऊं, जो मतलब हल्के हैं ना, हल्के जो भी हल्के हैं, वो 3 का जो अदद है उसे बहुत अहमियत देते हैं। मैं कहता था कि 23 मार्च को जब महातीर मोहम्मद इस मुल्क से वापस जाएंगे तो बात होगी। इसका मतलब यह है कि वो 23 मार्च के बाद। शेख रशीद कहते हैं 30 की वजह यह है कि 30 का अदद जो है वो भी 3 बनता है, मार्च का अदद भी 3 बनता है। तो इसको जरा 2019 को भी देखें तो फिर आपको पता लगेगा कि हर तरफ 3 ही 3 है। मैं इल्मुल आदाद का माहिर नहीं, लेकिन 30 मार्च इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गई। और जो शेख रशीद साहब कह रहे थे, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। मैं आपको, आज तो हमारे पास वक्त नहीं है, कल अगर वक्त हुआ, परसों हुआ, परले दिन हुआ, जब भी हमारा प्रोग्राम हुआ, मैं आपको बताऊंगा कि इस मुल्क में सदारती निज़ाम कैसे आ सकता है। मुझसे बहुत लोगों ने फ़ोन किए हमारा प्रोग्राम देख के और मुझे कहा कि खुशनूद अली खान समझाओ सदारती निज़ाम कैसे आ सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि सदारती निज़ाम कैसे आ सकता है और ये जो सियासतदान खौफजदा हैं, फौज कैसे शरीक इक़्तिदार हो सकती है, ये भी समझाऊंगा।
सियासी सदारती निज़ाम तो डिज़ास्टर होगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन खुर्शीद अली खान आज पाकिस्तान के जो साबिक सदर ममनून खान, शायद सदारती निज़ाम में ही पाकिस्तान की बचत। आप ये दो आपकी अगर आपने आखिरी बात यह है कि ममनून खान के साथ आज जो है वो मियां नवाज शरीफ से मिलने जा रहे थे और इन्होंने उनको पैदल चलाया, बड़ी ज्यादती की। बहुत इस मुल्क का जो प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंट ऑलवेज प्रेजेंट। देखिए हमारे मुल्क में किसी ओहदे की, किसी शख्सियत की, किसी शख्स की इंडिविजुअल भी कोई इज्जत नहीं रही है। और आज सदर ममलिकत के मनसब पर चंद दिन पहले तक फायज रहने वाले शख्स के साथ इन्होंने जो किया वो मुझे तो कम से कम अच्छा नहीं लगा। आज और असूलन साहब ने जिस जेल सुपरिटेंडेंट, जरा सुन लें, जिस जेल सुपरिटेंडेंट ने यह सलूक किया है साबिक सदर के साथ, उसने समझ ले मुमलिकत के साथ ये मजाक किया है, उसको फौरन इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। अब इजाजत दीजिए खुर्शीद अली खान को, अंजुम रशीद को और डीएनए की पूरी टीम को।